देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से लागू हो चुका है। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसके लागू होने से खुश है तो कोई ना खुश है और कोई तो इसके लागू होने पर सर पटक पटक कर रो रहा है। और ये सब क्यों रो रहे हैं, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे। और दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि अगर आप एक नाबालिग हो या फिर इस वीडियो में दिखाए गए दृश्यों को सहन ना कर सको तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिन्हें देखकर आप विचलित भी हो सकते हो। और साथ ही आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को बेझिझक होकर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मनोरंजन के साथ साथ CAA से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे जो फ्यूचर में आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आए दिनों आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी या सुनी होंगी जिनमें हमारे हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाइयों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इन सभी बहनों को इनके माता पिता की आंखों के सामने सरेआम अगवा कर लिया जाता है। कुछ ही समय में उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनसे जबरन शादी भी कर ली जाती है। दोस्तों ये काली सच्चाई है पाकिस्तान की, जहाँ हमारी हिंदू बहनों के साथ उनका ब्रेन वॉश करके ये सारी घिनौनी हरकतें की जाती है। पाकिस्तान की मीडिया में काफी रिसर्च के बाद मुझे कुछ ऐसी वीडियोज मिली जिन्हें मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूँगा। द्राविड़ कबीले के इस मार्च में ऐसे ख़ानदान भी शामिल हुए हैं जिनकी बेटियों के मज़हब को तब्दील करके उनसे शादियां की गईं और अभी तक वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। चंदा महाराज भी उन्हीं में से एक हैं। उनकी वालदा यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे कमाने वाला कोई नहीं था, काम पे जाती थी, अगवा कोरी मजदूर था, मेरी लड़की लेके चला गया। कितना अरसा हो गया इसको? ये 7-8 महीना चला गया, 8वां महीना बैठा है, 8वां महीना है। मेरी बच्ची नाबालग है। हम बाहर निकलते हमें डर लगता है कि उससे भी उठा कर लेके गए, हमें भी क्या पता उठा कर लेके जाए तो हमारे घर पे तो कोई कमाने वाला नहीं है। देखिए सिंध के अंदर कई सालों से मजहब तब्दीली के मामला चल रहे हैं, जिसमें 12, 13, 14 साल की बच्चियां भी हमारी नाबालिग उनको अगवा किया जाता है। उनका मजहब तब्दील करके फौरन शादियाँ, एक घंटे के अंदर वो अगवा भी हो गई, उसका मजहब भी तब्दील हो गया और शादी हो गई। मजबूरन आज सिंध असेंबली के आगे इसलिए आए हैं कि खुदारा हमारी नाबालिग बच्चियाँ और शादीशुदा खवातीन जो अगवा हो रही हैं उनका मजहब तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत जुल्म है हमारे लोगों के साथ और इसी जुल्म और नाइंसाफ की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। आप देखें सिंध से बहुत सारे लोग सिंध मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए इस पे जब तक कानून साजी नहीं होगी तब तक ये मसला नहीं हल होगा। आज ये सिंध असेंबली के आगे एहतजाजी धरना है, कल CM हाउस के आगे होगा, परसों आपको बिलावल हाउस के आगे यही एहतजाजी धरना नजर आएगा। फिर भी आप अगर कोई कानून साजी नहीं करेंगे तो हम इस्लामाबाद के भी रुख करेंगे। तो देखा दोस्तों किस तरह हमारे हिंदू और सिख भाई पाकिस्तान में जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों का देश है, हिंदू का रहना उधर बहुत सही नहीं है, मुसलमानों का देश है वो। दोस्तों ये एक और वीडियो है जो 30 मार्च 2023 का है, जिसमें धर्म परिवर्तन के खिलाफ और नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार के खिलाफ हमारे हिंदू भाई, भील भाई और सिख भाई पाकिस्तान के कराची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये आंदोलन कोई नया नहीं है। 1947 की आज़ादी के बाद से पाकिस्तान में इस तरह के आंदोलन चलते आ रहे हैं। जब इन आंदोलनों से कोई हल नहीं निकला तो इन हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने की खातिर पाकिस्तान छोड़ दिया और ये सभी किसी न किसी तरह से भारत आकर एक शरणार्थी बनकर रहने लगे। जब भारत सरकार ने इन्हें जाने के लिए कहा तो इन सभी का एक ही बयान था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। कुंभ के बहाने वीजा लेकर भारत आए। सर वहाँ का अगर नाम लेते हैं तो ये बेचारे एक आंखों में जो आंसू निकल आते हैं कि वापस कुछ भी हो जाए, भारत सरकार में मार दे, ख़त्म कर दे, पर वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ अत्याचार अगर वहाँ सुखी होते तो ये यहाँ ना आते। उनके साथ वहाँ जुल्म होता था, अत्याचार होता था, इस कारण जो है सब हम लोग सब आए हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारे साथ कुछ भी हो रहा है वो भी अभी आपको मैंने पहले भी बता दिया, फिर भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार से हमारी ये निवेदन है कि हमें नागरिकता दी जाए और हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ के बने ताकि हम भी इस सुविधा से फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं? पाकिस्तान वापस नहीं जाने। अगर हम कोई ज़मीन या कुछ प्लाट ले लेते थे तो फिर पहले तो हम ले लेते थे, बाद में वो छीन लेते थे। उसके बाद हमारी बहन बेटियां, अगर कोई सुंदर लड़की होती तो उसको उठा लेते थे। अगर बच्चियों को पढ़ाने जाते तो फिर वहीं से कोई बच्ची उठा लेते थे। उसके अलावा फिर अगर वापसी की मांग करते तो वो कहते वो तो मुसलमान हो गई है। उधर तो कह नहीं सकते हम, हमको दुख होता है। होली करते किसी पे रंग गिर जाता मुसलमानों पे तो मुसलमान हमको मारने दौड़ते थे।
दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सारे शरणार्थी भारत में ही आकर बस गए। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो अन्य देशों में चले गए और वो आज भी वहाँ दर दर भटक रहे हैं, जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। आज भी इन शरणार्थियों के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, लेकिन भारत में रह रहे शरणार्थियों का दर्द भारत सरकार ने समझा और एक ऐसा कानून लेकर आई जिससे सालों से रह रहे भारत में अल्पसंख्यक लोगों को एक लंबे समय के इंतजार के बाद राहत की सांस मिली। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA की। आखिर CAA क्या है, इसे मुसलमानों के लिए लागू क्यों नहीं किया गया, क्या CAA एंटी मुस्लिम है? तो आइए एक एक कर जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। CAA क्या है? दोस्तों CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी या अल्पसंख्यक लोग भारत में आकर रहने लगे, जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों द्वारा प्रताड़ित किया गया, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। यानी इन 6 धर्मों के लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आकर रहने लगे थे, उन्हें भारत सरकार ने इंडिया में रहने के लिए सिटीजनशिप दे दी है। यानी अब ये शरणार्थी भारत में रह सकते हैं। इन सभी को भारत की नागरिकता पूर्ण रूप से मिल गई है। अब दोस्तों कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि CAA के तहत मुसलमानों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी गई, और क्या ये कानून भारत में पहले से ही रह रहे मुसलमानों के खिलाफ है? क्या इनसे इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी जिनके पास पहले से ही भारत की नागरिकता है? तो इसका जवाब होगा ना। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक ऐसी गलतफहमी फैली हुई है कि मुसलमानों से उनका हक छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कानून तो मुसलमानों के लिए है ही नहीं। इसका मुसलमानों से कोसों दूर कोई नाता ही नहीं है। ये कानून तो उन लोगों के लिए लाया गया है जो गैर मुस्लिम शरणार्थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित होकर भारत में आकर रहने लगे। और रहा सवाल उन लोगों का जो कह रहे हैं कि इस कानून में मुसलमानों के लिए जगह क्यों नहीं है, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम बहुल्य कंट्री हैं, जिनमें हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है। अब कोई पाकिस्तान का मुसलमान ऐसा क्यों चाहेगा कि वो हिंदुस्तान में आकर रहे? अगर ऐसा कर भी रहा है तो वो उन देशों में जाए जो मुस्लिम कंट्री हैं। मेरा तो इस पर यही कहना है कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत की नागरिकता क्यों दें? ऐसा तो है नहीं कि इन देशों में मुसलमानों को पीट पीट कर भगाया जा रहा हो, जैसा ये हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ कि जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। मान्यवर 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा। और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। मान्यवर बांग्लादेश में 47 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। मान्यवर कहाँ गए लोग? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित कर कर भगा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग विरोध करते हैं, ये माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनका दोष क्या है? क्या दोष है उनका? उनको इस प्रकार से छीन कर दिया गया। हम चाहते हैं मान्यवर कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ दुनिया के पर पूरी दुनिया देख रही। भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ। मान्यवर भारत के अंदर 1951 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहाँ पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951 में मुस्लिम मान्यवर 1951 में यहाँ पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा। दोस्तों अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सारे आंकड़े गलत हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि संसद में हजारों लोगों के सामने किसी भी आंकड़े को पेश करना इतना आसान भी नहीं है कि जो मन में आए उसे रख दो और किसी भी नियम कानून को पास करा लो। संसद में बैठे वो हजारों नेता मूर्ख नहीं है जो किसी भी झूठ को बड़ी आसानी से सुनते रहेंगे। दोस्तों अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि इस कानून से भारत में आए अल्पसंख्यक लोगों को क्या लाभ होगा, तो इसके जवाब में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये लोग ना तो अपने बच्चों को स्कूल
स्कूल भेज पाते थे और न ही ये शरणार्थी किसी भी कंपनी में जॉब कर पाते थे, क्योंकि इनकी सारी कहानी डॉक्यूमेंट पर आकर रुक जाती थी। जरा इस वीडियो को देखिए। अब मैं क्या डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दूं, अपना ये कैरियर छोड़ दूं एकदम से, जो मैं 2 साल से इसी के लिए स्ट्रगल कर रही थी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए प्लीज कुछ किया जाए। 17 वर्ष की मशल माहेश्वरी पाकिस्तानी हिंदू है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन नियम कहते हैं कि वो भारत में पढ़ाई नहीं कर सकती। दोस्तों, ये तो हो गए इन शरणार्थियों के फायदे। अब मैं आपको उन वीडियोज को भी दिखा देता हूँ जिनमें ये लोग इस कानून के आने से खुशियाँ मना रहे हैं। दोस्तों, फाइनली ये कानून देश में लागू हो गया है। कुछ लोग इसके आने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस कानून के आने से नाराज भी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितना संतुष्ट हैं इस कानून के आने से? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड इस वीडियो में कही गई बातों से आपके दिल को जरा सी भी ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।